नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बात करने जा रहे हैं राहु की और धनु राशि की। पिछले कुछ दिनों से हम राहु पर अनुसंधान कर रहे हैं। हालांकि ये हमारा रिसर्च तो बहुत पुराना है, जिसको अब हम उजागर कर रहे हैं या आप सबसे बांट रहे हैं। और इसकी बहुत अच्छी बात हमको क्या लगी कि हमारे पास हज़ारों की तादाद में ईमेल, फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस लोगों के आ रहे हैं और वो बड़े मनोयोग से हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं, हमारी प्रशंसा कर रहे हैं और उससे हमारा निसंदेह उत्साह बढ़ा है और हम आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। राहु की व्याख्या अभी तक आपने राशियों के हिसाब से ही सुनी होगी। ये पहली बार है कि जहाँ पर हम राशियों के अलावा नक्षत्रों को विशेष महत्व दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि हम राशियों को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन नक्षत्रों को हम बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, क्योंकि वेद ऐसा बोलते हैं कि ज्योतिष की आत्मा ग्रह और नक्षत्रों में बसती है। इसका कतई यह तात्पर्य नहीं है कि हम राशियों के महत्व को नकारते हैं। राशियां मूलतः संयोग हैं और संयोग के बिना तो बात भी नहीं बनती। तो संयोग भी चाहिए, लेकिन जहाँ कनेक्शन जुड़ रहा है नक्षत्र का ग्रह के साथ या राहु के साथ, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसको समझ के जब हम बात करते हैं तो परिणाम बहुत ही सटीक आते हैं। और यहाँ पर भी जो लोग अब हमारी इस थ्योरी की बात अपने तरीके से कुंडलियाँ देखते हैं, वो कुंडलियाँ भेजते हैं, बताते हैं मैंने ऐसा बताया, ऐसा हुआ, हमको सत्य मालूम पड़ता है। दरअसल जब हम बात करते हैं ज्योतिष की तो हम गणित का विषय मानते हैं। ये सिर्फ अंक गणित नहीं है, यहाँ रेखा गणित भी है, बीज गणित भी है, एंगल्स हैं, कोण हैं, षटकोण हैं, स्क्वायर्स हैं। तो एंगल्स हैं, 60-80 का एंगल अलग है, सेक्साइल अलग है, ट्रायंगल अलग है। तो ये सारे एंगल्स हैं। तो ज्योतिष सिर्फ अंक गणित का विषय नहीं है, हम अंक गणित मान के बैठ गए हैं। ये इसमें जितना ज्योमेट्री का रोल है इतना अंक गणित का नहीं है। एंगल कौन सा बना, हम तो यहाँ डिग्रियाँ देखते ही नहीं है। वेस्ट में देखते हैं, वेस्टर्न ज्योतिष में देखते हैं, वहाँ पर बहुत गौर से देखते हैं। वहाँ पर आपको बताएगा, हालांकि उनके पास दशा नहीं होती वेस्टर्न ज्योतिषियों के पास, लेकिन आपकी कुंडली देख के आपकी इतनी बातें बता देगा आप घूम जाओगे, आप खोपड़ी घूम जाएगी। इसने कैसे बताया, बिना दशा के, बिना महादशा के। तो एंगल से मालूम पड़ता है। आपको बचपन में एंगल क्या थे जब पैदा हुए थे, और आज गोचर के एंगल क्या है हम कहाँ देखते हैं। हम बोलते हैं गज केसरी राशि हो गए। अब मान लीजिए धनु राशि में गुरु है 28 डिग्री का और 3 डिग्री का मिथुन राशि में चंद्रमा है। हम तो उच्च कोटि का गज केसरी राशि को बना दिया। वहाँ कोई दूसरा ग्रह भी नहीं है, यानी और कोई ग्रह भी नहीं कर रहा। लेकिन आप देखिए डिग्रियाँ कहाँ हैं, नक्षत्र बदले हुए हैं वहाँ पर, ऐसा देखते हैं हम। तो ये एंगल, ये ज्योतिष का विषय है। गणित के सारे जितने पहलू हैं, उसके बाद फिर दशा, फिर प्रेडिक्शन, फिर नक्षत्र, इतना जाने तब तो ज्योतिष की बात होती है। अब बात करते हैं राशि की। जैसा मैंने बोला कि हम राशियों के महत्व को कतई नकारते नहीं। जो धनु राशि है वो ज़ोडिएक के इवोल्यूशन की राशि है। यहाँ पर एक नए युग का शुरुआत होती है। ऐसा ना तो कोई बोलता है, ना हमको पढ़ाया जाता है, और ना ही हम अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इस राशि को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये जो धनु राशि है, इसमें जो इसका चित्र है या सिंबल है, उसमें धड़ से जो है घोड़ा जुड़ा हुआ है। घोड़े के पैर ज़मीन पर जमे हुए हैं और इसके नीचे का पोर्शन घोड़े का है और उसके ऊपर यहाँ से आदमी है जो धनुष बाण लेकर पूरी ताकत के साथ प्रत्यंचा को खींचे हुए और कहीं पर तीर को भेजना चाह रहा है।
उसके पास दिशा नहीं है, फोर्स पूरा है। अब अगर आप विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि फोर्स पूरा है, यहाँ पर एनिमल का फोर्स भी है, मनुष्य का फोर्स भी है, आधा आधा फोर्स मिला हुआ है, और वो धनुष बाण लेकर कहीं और, उसके बाद गंतव्य नहीं मालूम, उसका लक्ष्य नहीं मालूम, बिना लक्ष्य के कर रहा है, तो क्या परिणाम होने वाला है। यहाँ से अगर हम ऐसे विचार करें तो हम राशियों को समझ पाते हैं, राशि क्या है, फिर ग्रह क्या करेगा। पशु और मानव का या मानव की ऊर्जा का ये संगम किसी और राशि में नहीं है। इतनी 12 राशियाँ कहीं देखने को नहीं मिलेगा, यहीं पर है। तो ये एक वैसी स्थिति हुई, इसलिए इसको बोलते हैं इवोल्यूशन की राशि। यहाँ पर इवोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पर जो सृजन की बात हो रही है। और इससे पहले अगर हम दुनिया की बात करें, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में एक अवतार नरसंका अवतार है, जहाँ पर आधा शेर और आधा मनुष्य। तो वो जो अवतार था, उसके बाद मानव का विकास हुआ। मानव के विकास की यात्रा वहाँ से शुरू होती है। और जब हम धनु की बात करते हैं तो यहाँ पर ब्रह्मांड की यात्रा शुरू होती है, ब्रह्मांड की एवोल्यूशन की यात्रा शुरू होती है इस राशि से। तो यह राशि जो है सारी राशियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर राशि महत्वपूर्ण है, उसके अलग अलग कारण है। इसका कारण यह है कि यह इवोल्यूशन की राशि है और यहाँ पर पशु और मानव एनर्जी का एक अटूट अद्भुत संगम है। और ये जो राशि है धनु राशि, ब्रह्मांड का सेंट्रल पॉइंट है, और इसको भगवान विष्णु की नाभि का क्षेत्र भी बोला जाता है। इसको गैलेक्टिक सेंटर बोला जाता है, भगवान विष्णु की नाभि। और इस पॉइंट से युगों की गणना होती है। जब युगों की गणना की बात करते हैं तो इस पॉइंट को आधार मानकर हम युगों की गणना करते हैं। इसके बिना हो नहीं सकती। और यह वो पॉइंट है जिसके बारे में कहीं चर्चा नहीं होती, बहुत रेयरली होती है, किताबों में भी नहीं है ऐसी बातें। मेरा शौक़ है, मैं खोजता रहता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ लेता हूँ। जिक्र है, मैं भी कोई आकाश से नहीं लाया है, लेकिन रेयर है, हमारी निगाह ही नहीं जाती उस पर। हमारा ज्योतिष सतही ज्योतिष हो गया है। ज्योतिष गंभीर विषय है। अगर कुंडली देख के आदमी का अतीत, वर्तमान, पास्ट नहीं जाना तो क्या जाना। और ये भविष्य ऐसा ज्योतिष हो तो बात बने। यह जो पॉइंट है गैलेक्टिक सेंटर, इससे मालूम पड़ता है कि एक ही दिन, एक ही समय पर जब जापान में सुनामी आ रही होती है तो उसी दिन चाइना में बहुत अच्छा माहौल होता है, हर तरफ फूल खिले हुए हैं। तो इस गणना को हम क्यों नहीं कर पाते, हम नहीं बता पाते। जापान में मान लो सुनामी बताएं तो हम ये नहीं बता पाते कि चाइना में क्या होगा, या ईरान में क्या होगा, या अफ़गानिस्तान में क्या होगा, या अमेरिका में क्या होगा। तो ये वो सेंटर है जहाँ से ये जानकारी मिलती है। ये हमारी वेदना तो कम है, हमारी तो है ही, लेकिन ये ज्योतिष की वेदना है। कितने लाखों करोड़ों ज्योतिषी होते हुए कोई इस विषय में बात नहीं करता। मेरा आप सबसे आग्रह है, इन विषयों पर खोज होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए। जो आप सेमिनार्स करते हैं, ये विषय हैं उठाने वाले। जब राहु बृहस्पति की राशि या धनु या मीन में होता है तो जितने शास्त्र हैं या जितने हम बातें सुनते हैं, वो राहु को सबसे निम्न बताते हैं, घटिया बताते हैं, दौकड़ी का बताते हैं। गुरु की राशि में है, नीच हो गया, या पता नहीं कौन से दोष लग गए उसमें, और कितना गलत या ख़राब करने वाला है। हमारे पास हज़ारों कुंडलियाँ हैं जिसमें ये स्थिति है, और वो सारे लोगों ने चमत्कार किए हुए हैं, बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं। अगर कोई आदमी बहुत साधारण माहौल में पैदा हुआ तो वहाँ से भी निकल के आगे आया है। मिलता तो आपको वही मिलता है जो आपको मिलना होता है, लेकिन उस स्थिति को उसका भेदन करके आता है जब धनु या मीन में हो। हम कहते हैं नीच भंग हो गया, और नीच ग्रह हो गया तो यहाँ का नीच हो गया इस ग्रह का। ऐसा नहीं है। और गुरु चांडाल योग जिसकी हम बात करते हैं, अगर गुरु के साथ राहु है तो गुरु चांडाल योग बन जाता है। ये होता ही नहीं, किसी शास्त्र में नहीं है। किसी के पास हो तो मुझे बताइएगा, मैं जानना चाहता हूँ। आपसे वाद विवाद करूँगा फिर मैं। तो हम देखते हैं राहु के नाम पे मजाक होता है, राहु गुरु चांडाल योग हो जाता है। इतने राहु के काल सब दोष कर दिए, ये होते ही नहीं थे। मैं 45 ईयर से ज्योतिष में हूँ,
20-25 साल पहले ऐसा था ही नहीं। अब तो पता नहीं, ऐसी कुंडली नहीं है कोई, बनती नहीं जिसमें काल सर्प दोष हो, फिर उसके उपाय, नॉनसेंस, ये ज्योतिष नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति का अतीत, वर्तमान और भविष्य जानना चाहते हैं, उसका राहु जान लो, मैं दावा करता हूँ आपके सामने सारे उसका जीवन प्रकट होना शुरू है। अब राहु से हम खुद डरेंगे और डराएंगे उसको, तो कैसे समझेंगे? जब आप किसी चीज़ से डरते हैं तो उसको जान नहीं पाते, उसको उठा के रख देते हैं। जो भूत से डरते हैं, भूत की नाम सुन के भाग जाते हैं। एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। अगर आपका राहु धनु में है या मीन में है, किसी में भी, इसमें बुरा बोलते हैं ना, और राहु की दशा आ जाए और बचपन में ना आए, बुढ़ापे में ना आए, बहुत बचपन में ना आए, बहुत बुढ़ापे में ना आए, बीच की कभी भी आ जाए, 15 साल से लेकर 70 साल तक कभी आ जाए, तो आपके भीतर जो है वो प्रकट होगा। अगर मान लीजिए आपके भीतर शुभता है और आप उसे प्रकट नहीं कर पाए 50 कारणों से, एक्सप्रेस नहीं कर पाए, या मौका नहीं मिला, या परिवार के झंझटों में फंसे रहे, या बड़ों ने आप पे राज कर लिया, कुछ भी हो सकता है, आपने जो अपनी शुभता को दिखाया नहीं और एक दबा हुआ व्यक्ति तो प्रकट होना शुरू हो जाएगा, एकदम सब शुभता आपके सामने आ जाएगी। लोग कहेंगे अरे वाह, ये राहु है, धनु राशि का राहु, मीन राशि का राहु। हम तो डराते हैं, फिर उपाय कराते हैं। अध्ययन कीजिए, 100 कुंडलियाँ लीजिए, या मेरे से मंगा लीजिए, 1000 भेज दूंगा। और मान लीजिए आपका राहु धनु या मीन में है और आपके अंदर घृणा, वुमेनाइजिंग, ड्रग्स, दारू, चोरी, चखारी भरा हुआ है, तो प्रकट हो जाएगा। आप छुपा नहीं सकते। उससे पहले आपने छुपा लिया, अब नहीं छुपेगा। ये राहु है। अब राहु खराब है या कौन खराब है, आप तय कीजिए। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में राहु की मेन दशा नहीं आती है तो कोई बचपन में आई, बुढ़ापे में आई, उसका मतलब नहीं बैठता। मान लीजिए कभी नहीं आती, ऐसी बहुत सारी कुंडली, एक परसेंटेज है, आई थिंक मेरे ख्याल से 30% लोगों की कुंडली में राहु की दशा, महादशा नहीं आती, 30 से 40 तक नहीं आती। तो वहाँ राहु को हम कैसे जानें? मान लीजिए बाकी दशाएं तो बड़ी बड़ी आ रही हैं, शुक्र की भी आ रही है, गुरु की भी आ रही है, शनि की भी आ रही है, बड़ी बड़ी जितनी दशाएं हैं उसमें जब राहु आए, इवन मंगल की दशा में राहु आए या सूर्य की दशा में राहु आए, तो वहाँ पर वो आपके गुण और अवगुण प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। ये राहु है, आपको भीतर से एकदम नेकेड कर देता है, नग्न कर देता है। जब तक पहले छुपाया था, अच्छा गुण छुपाया था तो नहीं छुपेगा, बुरा गुण है तो नहीं छुपेगा। ये राहु है। अब गलत कौन है आप तय करें। अब हम एक दो कुंडलियों से बात करते हैं। हमारे पास पहली कुंडली है ऋतिक रोशन की। आप जानते हैं कि सुपरस्टार हैं, सुपर डांसर हैं, और बॉडी बिल्डिंग में इनका भी जवाब नहीं। राकेश रोशन के पुत्र हैं, और इनकी जो दादा थे वो रोशन म्यूजिशियन थे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। उनके गाने आज भी आप सुन लें तो आपको मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो उस परिवार को बिलोंग करते हैं। कुंडली आपके सामने है। कुंडली जो है कुंभ लगन की है, एक्वेरियस की, और यहाँ पर जिनका राहु है धनु में है साहब, जिसकी मैं बात कर रहा था, धनु में है और मूल नक्षत्र में, एकादश भाव में है, सूर्य के साथ है। कितना खराब होता है, कोई और तो उपाय बता देगा 100-200। अब ये मूल नक्षत्र में है, एकादश भाव में है, सूर्य के साथ है, आप देख ही रहे, बुध भी साथ में। ये जब बच्चे थे तो ऑटिज्म के शिकार थे, एक ज़माने बहुत मोटे भी थे, बहुत तरह की समस्याएं थी। ऐसे व्यक्ति का हीरो बनने का कोई चांस नहीं होता। कहीं मैं स्टेटमेंट पढ़ा था, इनके फादर की फिल्म थी करण अर्जुन, उसमें शाहरुख खान थे, सलमान खान थे। तो मैं कहीं पढ़ रहा था, बहुत पहले मैंने पढ़ा था, तो वो ये भी उनके साथ में अपने पिता के साथ थे। तो ये बोलते हैं बहुत ही मोटा सा लड़का था और गोल मटोल था, पता नहीं क्या था, लेकिन जब वो आते हैं तो कैसे आते हैं, पहली फिल्म के साथ कहो ना प्यार है, तो उसके साथ ही उनका पदार्पण होता है और उस फिल्म के साथ ही सुपरहिट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर राहु ने कैसे रोका, सूर्य के साथ कौन सा ग्रहण लगा, बाप ने प्रमोट किया, बाप ने लॉन्च किया। हम तो बोलना शुरू कर देते हैं कि
अरे सूर्य पिता का और राहु तो है ही चांडाल, दोनों मिल गए, पिता से बनेगी नहीं। और पिता पुत्र की इतनी बनती है कि वैसे बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये जो बातें हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो जो ऑटिज़म था वो निकला, और जो बचपन में बहुत मोटे थे, बेढब थे, वो निकला। उसके बाद तब से लेके आज तक 20-25 साल हो गए। एक अपना वर्चस्व है, एक अपनी सफलता है, एक उनका उत्थान है, और बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत सलीके से, और कल्चर्ड भी हैं। तो ये सारी बातें यहाँ राहु देता है। हम खाम खां धनु में देख के उसके अवगुण ढूंढना शुरू कर देते हैं, नीच का है, ऐसा लगता है कुछ नीच हुआ। हाँ, एक स्थिति थी, राहु की दशा महादशा नहीं आई, लेकिन बाकी जैसे दशाएं उसमें निकलना शुरू हुआ। मैंने तो लगाया था कि जब एक बड़े ग्रह की दशा आई थी, उसमें इन्होंने अपनी पूरी बॉडी को और माइंड को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। जैसा मैंने बोला कि जो भीतर होता है निकल के आता है, भीतर अच्छा होने की ललक है तो निकलेगा। एक मेरे पास और कुंडली है, और वो भारत के अद्भुत क्रिकेटर की है, सचिन तेंदुलकर। उनके बारे में और क्या बोलना। अब कुंडली देखिए आप, राहु इनका तृतीय भाव में है, धनु में है, वो यहाँ पर भी चंद्रमा के साथ है। कोई बोलेगा ग्रहण है, थर्ड भाव में है। और इनको राहु की दशा आई, पूरी महादशा आई, 1995 से लेके 2013 तक आई। यह इनका क्रिकेट का सबसे गोल्डन पीरियड था। आ तो पहले गए थे, लेकिन यह गोल्डन पीरियड था। इसमें जो इन्होंने छाप छोड़ी, इन्होंने जो अपना नाम पैदा किया पूरी दुनिया में, क्रिकेट के भगवान हो गए, ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इनको बच्चा बच्चा जानता है। और सारा विकास राहु की महादशा में हुआ है। तो मैं तो बोलता हूँ, दशा आए ना आए फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी अंतरदशाओं में राहु काम कर देगा अगर उसमें दम है। और निकला क्या, बचपन से क्रिकेटर होना चाहते थे, नाम पैदा करना चाहते थे, ऑर्डिनरी परिवार से थे, और आज सबसे बड़ा परिवार है इनका। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम मात्र राहु को देख के, और चंद्रमा के साथ एक जगह सूर्य के साथ था, वहाँ कुछ नहीं हुआ, वहाँ बहुत अच्छा हुआ। यहाँ चंद्रमा के साथ है। तो जब ग्रह साथ भी होते हैं तो क्या उनकी युतियाँ बनती हैं, और कितनी बनती हैं, और कहाँ नहीं बनती, सिर्फ राशि में दिखती है। अगर आप एक राशि की कल्पना करेंगे ना, तो एक राशि पृथ्वी से बड़ी होती है आकाश में, और हम एक कुंडली में बना के हम समझते इतना ही हो गया, यहीं ख़त्म हो गया। तो अगर मान लो राहु तो छाया है, चंद्रमा वहाँ है, तो छाया कहाँ पड़ रही है, उसका कितना असर हो रहा है, क्या हम कल्पना करते हैं, क्या कोई जानने का प्रयास करता है? हम देखते हैं, बोलते हैं। इसलिए प्रिडिक्शन गलत होती है। अगर इन सब बातों का आप विचार करेंगे तो आपकी सटीकता बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जो लोग आपसे मिलेंगे वो आपकी वाह वाह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।